नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टिंग के बारे में। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर स्टिंग की सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत ने स्टिंग के तार छेड़ दिए हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखकर बीजेपी को चुनौती दी है और चुनौती उन्होंने देते हुए लिखा कि हो जाए एक बार बीजेपी का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग। सियासी जानकारों के मुताबिक हरीश रावत को इस बात का एहसास है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सियासत जोर पकड़ेगी, स्टिंग की सियासत गरमाएगी। उन्हें अंदेशा है कि 2022 के चुनाव से पूर्व उनके स्टिंग को लेकर विरोधी कांग्रेस और उनको निशाना बना सकते हैं। शायद इसी आशंका में उन्होंने अचानक स्टिंग का शिगुफा छोड़ा है। प्रदेश बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री की पोस्ट पर पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में शराब और खनन का उद्योग के रूप में चलाने वाले आज उपदेशक बन रहे हैं। प्रदेश की जनता को पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों की पूरी खबर है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि विरोधियों को आरोप प्रत्यारोप के जरिए भ्रमजाल फैलाने से बचकर हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। पूर्व सीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस स्टिंग को दिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ स्टिंग जनता ने देखे और कुछ सार्वजनिक नहीं हो पाए, तो वह उन उपलब्धियों को भी सार्वजनिक कर सकते हैं। का शिगुफा छोड़ दिया है। हरीश रावत ने साफ तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हो जाए एक बार बीजेपी का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग। तो हरीश रावत ने स्टिंग के तार छेड़ दिए हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि आपके कुछ स्टिंग तो ऐसे हैं जो सार्वजनिक हो गए, जबकि कुछ स्टिंग ऐसे भी हैं जो खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो आपको उन स्टिंग के बारे में और उन उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी देनी चाहिए। तो बीजेपी का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग, हरीश रावत की नई चुनौती उत्तराखंड बीजेपी के लिए सामने आ चुकी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अब मसला जो है कितना आगे तक जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब हरीश रावत ने नया शिगुफा छोड़ा है। कहीं ना कहीं उन्हें यह अंदेशा था कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, वैसे वैसे स्टिंग का जो मसला है वो जोर पकड़ता जाएगा। उससे पहले ही हरीश रावत ने एक तरीके से अपने लिए ये सेफ गेम खेला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही स्टिंग के मामले में आड़े हाथों ले लिया है। हरीश रावत ने स्टिंग का ये शिगुफा छोड़ दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से स्टिंग की सियासत गरमाने के आसार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत ने स्टिंग के तार छेड़े हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखकर बीजेपी को चुनौती दी और उन्होंने लिखा है कि हो जाए एक बार बीजेपी का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग। सियासी जानकारों के मुताबिक हरीश रावत को इस बात का एहसास है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सियासत जोर पकड़ेगी, स्टिंग की सियासत गरमाएगी। उन्हें अंदेशा है कि 2022 के चुनाव से पूर्व उनके स्टिंग को लेकर विरोधी कांग्रेस और उनको निशाना बना सकते हैं। शायद इसी आशंका में उन्होंने स्टिंग का शिगुफा छोड़ दिया है। उन्होंने काव्यात्मक अंदाज में पोस्ट लिखी, खनन प्रेमी है मुख्यमंत्री हमार, कर्मकार बोर्ड के घोटाले से ना हो तो शर्मसार। उजियाड़ू बल्द को बाखरी है बड़ा दुलार, स्टिंग स्टिंग कहने से पहले याद कर लो टीएसआर। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। सीमा जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल बस इतना सा है कि स्टिंग का शिगुफा हरीश रावत ने छोड़ दिया है, तो क्या माना जाए कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, समय नजदीक आ रहा है, हरीश रावत को यह आशंका है कि एक बार फिर से आपके द्वारा या फिर अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा स्टिंग का मसला उठाया जाएगा? सीमा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो काव्यात्मक अंदाज में एक पोस्ट लिखी है हरीश रावत ने और उसमें उन्होंने लिखा है कि हो जाए एक बार भाजपा का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग। और रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में दोनों स्टिंग्स, जिसमें मेरा व भाजपा स्टिंग को बड़े पर्दे पर दिखाएं। मेरे पास एक व्यक्ति ताजमहल बेचने आया, मैंने उसके नाम अमेरिकन फेडरल बैंक कर दिया। ये तमाम बातें हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखी हैं। उनकी पोस्ट पर प्रदेश बीजेपी ने पलटवार किया है।
पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में शराब और खनन को उद्योग के रूप में चलाने वाले आज उपदेशक बन रहे हैं। प्रदेश की जनता को पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों की पूरी खबर है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि विरोधियों को आरोप प्रत्यारोप के जरिए भ्रमजाल फैलाने से बचकर हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। पूर्व सीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस स्टिंग को दिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ स्टिंग जनता ने देखे और कुछ सार्वजनिक नहीं हो पाए, तो वह उन उपलब्धियों को भी सार्वजनिक कर सकते हैं। चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी इस बार भी विकास कार्य और उपलब्धियों के बूते ही जनता के बीच जाएगी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले और अराजकता के जो मुद्दे 2017 में प्रभावी थे, उन मुद्दों पर आज भी जनता की अदालत में कांग्रेस से जवाब मांगा जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चल रही उठापटक और घमासान से कांग्रेस नेता हताश और निराश है, और इसके चलते उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा है। हताशा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बूते सत्ता का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस को अस्तित्व के लिए फिर से जूझना होगा। ये तमाम बातें कही गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने आगे कहा कि CMIE के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है उसमें 2.1% की कमी आई है, और यह सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयास और योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिफल है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के दीपक बोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीप बोरा जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। और सर, सवाल यह है कि अचानक से हरीश रावत को स्टिंग के मामले की याद क्यों आ गई? क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में इस मसले को जोर शोर से उठाया जाएगा? जी नमस्कार। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने ये मसला जो है ये हरीश रावत जी ने नहीं उठाया। इनके नेता जो हैं, चाहे वो डिबेट में हो चाहे दूसरी चीजों में हो, आप कहीं भी किसी चुनावी सभा में जाओ तो इनके नेतागण और इनके प्रवक्ता स्टिंग की बात करते हैं। तो हम हरीश रावत जी का एक इशू है, उन्होंने कहा जो तुम्हारे स्टिंग हुए हैं आइए हम आते हैं जनता के बीच में और अपना भी स्टिंग चलाओ और मेरा भी स्टिंग चलाओ और देख लो कि इस उत्तराखंड को लूटने वाला कौन था। मेरी जो बातें हैं वो बातें ही थी, तुमने तो उत्तराखंड लूट खाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि कुछ स्टिंग तो सामने आ गए हैं, कुछ अभी सामने नहीं आए हैं। अगर हिम्मत है तो उन्हें भी सार्वजनिक कीजिए। जी, मैं आपसे एक बार दोहराएं, आपका प्रश्न क्या है? दीप बोरा जी, मैं ये कह रही हूँ कि हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे जो कुछ भी लिखा है उस पर प्रदेश बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने ये बात कही है कि आपके कुछ स्टिंग तो सामने आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं आए हैं, तो उन उपलब्धियों को भी तो आप सार्वजनिक कीजिए। देखिए, ये भाजपा जो है अब ये एक वन मैन रेजिमेंट है, एक आदमी की आर्मी है और उसी की तर्ज पे चल रही है। बार बार क्यों भूल जाते हैं कि स्टिंग पे CBI ने केस डाला था और माननीय हाई कोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया है ये सारी चीजों में। तो ये कौन सी रीति नीति लाना चाहते हैं विकास के मुद्दे से हट के? एक चीज और है वोरा साहब, एक चीज और है जो वो कह रहे हैं कि मेरा स्टिंग बनाम बीजेपी का स्टिंग। मैं जानना चाह रही हूँ, आप लोगों के पास भी कोई स्टिंग है क्या भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, आप शायद एंकर महोदया भूल रही हैं जी। इसमें हमारे उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा जी ने भी कांग्रेस मुख्यालय उत्तराखंड से देहरादून से PC करी थी और उन्होंने एक एक सिलसिले वाइज इसका जिक्र हर चीज में किया था और स्पेशल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी प्रेस हुई थी और तब हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष दे चुकी थी ना भारतीय जनता पार्टी। सर, मैं वही तो पूछ रही हूँ, उसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी बार बार देखती आई है। तो उसके अलावा क्या है? जैसे कि आपका वो पुराना स्टिंग को लेकर ही लगातार निशाना साधते रहे हैं, आपके पास नया क्या है? अरे हम तो जो बात पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में भाजपा
बार बार हरीश रावत जी के स्टिंग और डेनिस पे बात करती थी, तो डेनिस तो आज भी बिक रही है और स्टिंग की बात है वो खारिज हो चुका है माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में। तो ये बार बार ये मुद्दा अगर इनके नेता आते हैं, जैसे माननीय डॉक्टर हरीश सिंह रावत जी ने उठाया, इनके गणेश जोशी जी हैं वो उठाते हैं, 2-4 नेता और हैं वो उठाते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस इशू में उन्होंने अपने दिल की बात अपने फेसबुक अकाउंट में अपने पेज में लिखी। उन्होंने कहा आ जाइए मैदान में, जो तुम्हारे स्टिंग हुए हैं तुम भी दिखाओ और मैं भी दिखाता हूँ मैंने क्या किया। बीजेपी वोरा जी, बीजेपी ये बात भी कह रही है कि भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले और अराजकता के जो मुद्दे 2017 में प्रभावी थे, उन मुद्दों पर अभी भी कांग्रेस को ही जवाब देना होगा जनता की अदालत में। देखिए, अगर वो हमारे सिरोधारी था मैंडेट, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया हमारे सिरोधारी है, लेकिन आज कोविड घोटाला है, खनन घोटाला है, बेरोजगारी की सीमा कहाँ तक 6.7 तक पहुंच गई है। तो आप किसे बरगलाने की ये भाजपा कोशिश कर रही है, जनता समझ रही है। तुम 1-1 हजार से ऊपर का सिलेंडर बेच रहे हो, उनकी सब्सिडी तो खा गए मोदी जी और मोदी जी की सरकार। और जनधन खाते वो 500-500 रुपए पता ही नहीं कहाँ गया, वो बेचारे जाते हैं तो उनके खाते बंद है। किसान सड़कों पे है, इस पे चर्चा होने की बजाय मैं समझता हूँ कि अगर भाजपा ये चाहती है कि हम स्टिंग पे करें, तो तुम्हारे तो इतने स्टिंग हैं, आइए फिर अगर वो आने को तैयार है तो हम भी दिखाएंगे इनके स्टिंग, बहुत अच्छी तरह स्टिंग दिखाएंगे। जब विधानसभा के पटल में उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पे चर्चा करी, तब ये क्यों भाग गए? और ऐसा क्या हो गया था कि डेटाबेस घोटाले में मुख्यमंत्री बनते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले अपनी गर्दन बचाई और विधानसभा पटल में अपने आप को बाइज्जत बरी करने की दिशा में वो आए। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों में हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर ये आते हैं, आए जनता की अदालत में, जो हरीश रावत जी ने कहा। आज हरीश रावत जी कांग्रेस में है और कांग्रेस के सींचने में उन्होंने अपनी भूमिका 50 साल निभाई, तो वो देशद्रोही है। ये लोग जो 10-10 साल 20-15 साल कांग्रेसी है, इनकी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो माँ गंगा के पुत्र हैं। तो ये दो मुही पार्टी है, ये भावनाओं में आई हुई पार्टी है, जिन्होंने धर्म बेच के अपनी सरकारें बनाई हैं। तो ये विकास के मॉडल को क्या जानेंगी? हम तो चर्चा करने को तैयार है। आपने हरिद्वार में जो कोविड घोटाला किया, आइए करते हैं चर्चा। चलिए वहाँ हर की पेड़ी पे लगाइए आप दोनों तरफ। बेरोजगारी दर को लेकर भी बीजेपी दावा कर रही है। वोरा साहब, बेरोजगारी दर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि CMEI के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर में 2.1% की कमी आई है और ये सीएम धामी के प्रयासों के कारण ही हो पाया है। आप मुझे एक एंकर महोदय, आपके तो रिपोर्टर यहाँ पे हैं, जी। हमें मिलते रहते हैं, जरा ये एक आदमी ले आए कि भाजपा सरकार ने उसको नौकरी दी है। आपके रिपोर्टर बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस मुख्यालय आते रहते हैं। जरा धामी जी ने जिसे नौकरी दी है जरा आ जाए। एक PRD के लिए 536 पता नहीं 35 पद है और 5 लाख लोगों ने, 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन किया है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है इस प्रदेश के, कहाँ आज रोजगार और बेरोजगार कहाँ तक आ गए हैं। तो ये आंकड़ोंबाजी सरकार है, क्योंकि नाइट वॉचमैन की भूमिका में है धामी जी। और जैसे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय जेटली जी, अरुण जेटली जी आंकड़ों के बाजीगर थे, तो उसी बाजीगिरी के हिसाब से ये सब चीजें कही जा रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, एक वो आप आदमी के पार्टी के ठग आते हैं, वो कहते हैं 8 लाख नौकरी दूंगा और जनता इनके झांसे में धामी जी के फंसने नहीं वाली। एक आदमी बता दें, साफ दिख रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, और जिस तरह ट्रांसफर वाली सरकार ये है, ये सामने दिख रही है। और आप खुद इसमें चर्चा कीजिए, आपके रिपोर्टर्स के वहाँ रिपोर्टिंग है। एक दिन में 160 फाइलें परसों इन्होंने साइन की है खनन की। तो खनन का कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। वो खनन के पट्टे अभी पुल गिर रहे हैं, जो चीर रहे हैं सीना, इतना इन्होंने बुरा हाल कर दिया। तो 168 फाइलें वो खनन की किसने साइन करी? वो माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने करी। तो इतना घोटाला किसके लिए हो रहा है, ये तो अब धामी जी बताएंगे जब इनकी सरकार गिरेगी।
अच्छा दीप वोरा जी, एक बात बताइए, अभी कांग्रेस काफी फॉर्म में नजर आ रही है। अगर मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो उसका एक बड़ा कारण क्या है? आप प्रदेश की जो सरकार है उसकी नीतियां जनता के सामने लेकर जा रहे हैं, या फिर जो सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है उत्तराखंड में वो एक बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए काफी सुखद विषय है? देखिए, हम जा रहे हैं उत्तराखंडियत लेके, केंद्र सरकार वर्सेस उत्तराखंडियत। उत्तराखंडियत में सबसे बड़ी देवस्थानम बोर्ड पंडा समाज जो नाराज है। सबसे बड़ी बात कि बेरोजगारी दर इन्होंने कितनी बढ़ा दी। जो बेरोजगार गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से आज हमारा युवा वापिस आ गया, कुछ बुजुर्ग भी आए हैं। उनको कोविड काल में, आज भी कोविड काल है, हम उनको कैसे रोजगार देंगे, हम उस पर बात करेंगे। इन्होंने खनन में इतना घोटाला कर दिया, उस पर बात करेंगे। कोविड घोटाला कर दिया, उस पर बात करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमरा गई हैं, सिर्फ फाइलों में। एम्स आ जाएगा, अरे भैया क्यों भूल जाते हो, एम्स यहाँ पे है। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक प्रदेश में एक एम्स दूंगा, यहाँ तो नारायण दत्त तिवारी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ही एम्स ले आए, अब तुम कौन सा एम्स लाओगे भैया? इसको स्वास्थ्य सेवाओं को तुमने क्या हाल कर दिया वहाँ पे, वो जाके जग जाहिर है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब मोदी जी सुना है नवंबर में आ रहे हैं, शिलान्यास करके जाएंगे, कोई भावनाएं भड़काएंगे। अरे तुम नवंबर में क्यों आ रहे हो? आओ ना, अभी तो आए थे, तुम ऋषिकेश से क्यों लौटते? आप प्रधानमंत्री हो, केदारनाथ जाते। तो ये धर्म बेच के दोबारा सोच रहे हैं कि सत्ता में आएंगे, वो हम होने नहीं देंगे। आरोप लगा है कि शराब और खनन को तो आप लोगों ने अपने कार्यकाल में उद्योग के रूप में चलाया है और अब आप उपदेशक बन रहे हैं, कह रहे हैं ये बात प्रदेश भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं। जी, मैं कह रही हूँ सर कि प्रदेश भाजपा आप पर बड़ा आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में तो शराब और खनन को उद्योग के रूप में चलाया है और अब आप उपदेशक बन रहे हैं। देखिए, मेरे को तो हद लगती है इनकी चीजें। ये इनके प्रवक्ता और नेता कॉमेडियन है, तो ये कम से कम फिल्म सिटी में चले जाए। 1800 करोड़ हमारा राजस्व था सिर्फ, आज कहाँ चला गया, 30 ऊपर चला गया। 100 करोड़ इनका शराब का। गली शराबे की दुकानें इन्होंने खोल दी है, और वहाँ देव प्रयाग जैसी जो हमारी धाम गुजरते हैं, जहाँ से देव प्रयाग आध्यात्मिक हमारी वहाँ चीजें हैं, हमारे पौराणिक मंदिर हैं, माँ गंगा वहाँ से निकलती है, इन्होंने वहाँ शराब की फैक्ट्री खोली। तो त्रिवेंद्र सिंह जी का दूसरा नाम धर्मेंद्र भी रखा गया गांव वालों ने। ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। एक आप बताइए कि ऋषिकेश तक में इन्होंने शराब की दुकान खोल दी, देव प्रयाग में खोल दी, रुद्रप्रयाग में खोल दी, तो एक किस मुंह से डेनिस का नाम लेते हैं? इतनी माताएं बहनों ने लाठी डंडे खाए। गैरसैंण के बाद जब ये गए वहाँ पे विधानसभा का अपना शुरू करने कि यहाँ पे चलो हम अपना करते हैं, वहाँ पे हमारे आंदोलनकारियों ने डंडे खाए। ये शराब के ऊपर ही सारी बात हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा पहले अपने गिरबान में जो है, अब जब जनता के बीच में अभी आपने एक यात्रा भी निकाली थी, काफी अच्छा आपको यात्रा का रिस्पांस भी मिला है, वो हमने भी देखा, तो मुद्दे क्या रहेंगे? ये स्टिंग का मसला ही तो नहीं उछलता रहेगा कि ऐसे मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है? जनता से जुड़े मुद्दे आप उठाएंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं, और साथ ही उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। वोरा साहब, हम उत्तराखंडियत के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी, हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। इनकी जो गलत कमेटियां बनी हुई हैं, आगे उसको भंग करेंगे। जो 1200 पेंशन है, हम 2000 करने की आगे कोशिश करेंगे। बुजुर्ग की, विकलांग की, हम ऐसी चीजें करेंगे। 1 साल के अंदर 22,000 भर्तियां भरेंगे। तो हम इन चीजों में आगे जाएंगे। जो इंडस्ट्रीज वापिस मुंह मोड़ गई हैं, हीरो होंडा तक की, हरिद्वार की, जो तिवाड़ी जी लाए थे, उनको वापिस लाने की कोशिश करेंगे। आज तो अडानी अंबानी है, तुम जो भू कानून को लाना चाहते हो, उनको जमीनें देना चाहते हो, उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितनी हमारी आशाएं हैं, जितने हमारे सचिवालय कर्मी हैं, जितने हमारे पुलिस की फैमिली आज सड़क में, कभी आपने सुना आज पुलिस की फैमिली लाठी डंडे अपने ही लोगों से खा रही है? पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने नौकरी लगवाई होगी अपने बच्चों की, आज वो सड़क पे है। एक भी नेता बोल रहा है उनके लिए? कांग्रेस के अलावा सिर्फ कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है। माननीय हरीश रावत जी ने, गोदयाल जी ने, प्रीतम सिंह जी ने कहा जैसी हमारी सरकार बनेगी हम उनका पे ग्रेड बढ़ा देंगे। हम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन जनता का मैंडेट सिर उधारी था।
ठीक है। इस समय एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, संगीता शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और अभी आप देख रही होंगी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, तो सरगर्मी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ये स्टिंग का शिगुफा छोड़ा गया है, संगीता जी किस तरीके से आप देख रही हैं? हरीश रावत ने चुनौती दी है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का ये मसला है, लेकिन मैं फिर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का स्टिंग बना मेरा स्टिंग। देखिए, ये दोनों पार्टियां, हरीश रावत जी का ये कहना कि मेरा स्टिंग बनाम बीजेपी का स्टिंग, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में किसका भ्रष्टाचार बढ़ा है? बीजेपी ने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है या फिर कांग्रेस ने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है? हाँ। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की लूट का एक अड्डा बना दिया है। दोनों ही पार्टियां सरकार में आज तक 20 वर्षों में रही हैं। जिस समय अभी विधानसभा 2022 का चुनाव आने वाला है, तो हरीश रावत जी मुद्दों की बात करने के बजाय जो जनता के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, उसके अलावा ये स्टिंग की बात करते हैं। तो अब उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है, जब 5 साल ये पार्टी में होते हैं तो दूसरे के नेताओं के भ्रष्टाचार को बचाते हैं, और जब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने का काम करती रहती है और आज स्टिंग खोलने की बात कर रही है। तो उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। 20 सालों में इन दोनों पार्टियों को उन्होंने देख, आम आदमी पार्टी जो एक तीसरे विकल्प के रूप में आई है और मुद्दों को लेकर के आई है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो। तो इस बार पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लाइमलाइट में 2 बड़ी पार्टियां हैं। उन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में आम आदमी पार्टी को अपनी एक जगह बनानी है। मुश्किल तो होगी, चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने, और हमने देखा भी उत्तराखंड में कितने लंबे समय से सत्ता परिवर्तन की परंपरा चल रही है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। ये सारे मिथक आप तोड़कर आप सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी, कैसे? इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि 20 साल इन दोनों पार्टियों को उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, और बीजेपी को 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की एक प्रयोगशाला बना दिया उत्तराखंड को। तो जनता अब समझ चुकी है। जनता एक तीसरे विकल्प को देख रही थी और आज उन्हें तीसरा विकल्प मिल चुका है उत्तराखंड में। अभी हमारा एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने 6 दिनों में केवल 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं बेरोजगार युवाओं के। फिर आपका दिल्ली का भी तो आंकड़ा सामने आ जाएगा। दिल्ली में कितने रोजगार दिया आपने, वो आंकड़ा भी तो सामने आएगा ना। वो तो बिल्कुल आरटीआई की तरह सामने निकल कर आया था। कोरोना काल में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। कोरोना काल में नौकरियां दी हैं। जॉब पोर्टल बना हुआ है। आंकड़ा लेकर नहीं आते हैं। उत्तराखंड में भी हम जनता के मुद्दों के साथ ही खड़े हैं, और जनता के लिए जो हम आम आदमी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, जो कहती है वो करती है। दोनों पार्टियों में कभी हिम्मत कहने की नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा, और आपने खुद देखा कि 63 सीटों से आम आदमी पार्टी विजयी रही। तो आम आदमी पार्टी जुमले का काम नहीं करती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों का काम है जुमलेबाजी करना, और आज तक 20 साल में उत्तराखंड की जनता अच्छे से समझ चुकी है। चलिए दीप वोरा जी, एक तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं राज्य में? मैम, जो अभी स्तर पे ही नहीं है। अभी एक इनकी महिला प्रवक्ता देहरादून में रहती हैं, वो उत्तराखंड की जनता को कुत्ते से संबोधित करती हैं। दूसरे प्रवक्ता कल ही किसी चैनल पे उत्तराखंड के बेरोजगारों को कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि ड्राइवर और बर्तन मांजने के लिए बुलाएं। तो हम इतनी महिलाओं ने शहादत दी है, इतनी महिलाएं आज उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुकी हैं, इतने लोग शहीद हुए हैं। आज उत्तराखंड के लोग शीर्ष भारत के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो और इंडस्ट्रियल एरिया हो। तो मैं समझता हूं कि पहले तो ये उत्तराखंडियत को आम आदमी पार्टी समझे। एक आदमी को इन्होंने टिकट नहीं दिया। 10 लाख लोग हमारे दिल्ली में हैं जो उत्तराखंड प्रवासी हैं, वो उनको तो टिकट नहीं दे पाई, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, एक आम आदमी इनसे जुड़ नहीं रहा। और जो ये अति महत्वाकांक्षी जो
स्तर के तीसरी चौथी स्तर के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के हैं, वो आके अब हमें समझा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप फ्री की चीजों पे ही सरकार लाना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियां निर्वाचन आयोग में चली जाएं। इससे अच्छी बात क्या होगी? स्वास्थ्य भी फ्री दे दो, रोड भी फ्री दे दो, सारे टैक्स हटा दो, फिर आएगा कहाँ से पैसा? इनके घर कैसे चलेंगे? तनख्वाहें कैसे आएंगी? अरे पहले उत्तराखंड को खड़ा तो होने दो। ऐसी क्या बात होगी आम आदमी पार्टी की? अब मैं तो बार बार ये पूछता हूँ कि हमारे पास तो आंकड़े हैं, 800 आदमी जब से आए केजरीवाल साहिब, 800 आदमियों को ये नौकरी नहीं दे पाए। प्राइवेट सेक्टर में, वो भी भारत वर्ष की राजधानी में 6000 नौकरी लगी, और ये कह रहे हैं कि हम पता नहीं कितने लाख नौकरी देंगे। तो ये मैम ऐसा है कि ये मोदी जी ने तो देश को बता दिया जुमले क्या होते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहिब भी अपने प्रवक्ताओं को बता रहे हैं कि जुमले से बड़े हम जुमलेबाज हैं। ऐसा हो सकता है क्या उत्तराखंड में? अब 300 तुम बिजली फ्री दे सकते हो, दूसरी पार्टियां किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो अपने ही अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ उनका हो जाएगा। वो तो कोशिश यही कर रहे हैं कि एक मजबूत विकल्प के रूप में हम सामने आ जाएं। एक और प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मैं लौट रही हूँ वोरा साहब आपके पास। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सीमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सीमा डोरा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सीमा डोरा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि समय की कमी है। संकेता जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। दीप वोरा जी ने जो तमाम बातें कही हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से चलाएंगे आप उत्तराखंड को, पहले खड़ा तो हो जाने दीजिए उत्तराखंड को। 20 सालों में एक बच्चा पैदा होने के बाद युवा हो जाता है और नौकरी करने लायक हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि अभी उत्तराखंड को खड़ा हो जाने दीजिए। 20 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया और आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड को खड़ा हो जाने दीजिए। अभी तक आप ही लोगों ने, और आप कह रहे हैं बिजली फ्री कैसे देंगे? भाई ऊर्जा प्रदेश है हमारा, सारी नदियां उत्तराखंड में बहती हैं। दिल्ली बिजली खरीद कर जब फ्री दे सकती है तो उत्तराखंड में तो बिजली बनती है। टिहरी बांध के लिए कितने घर बेघर हुए हैं और उनसे ये वादा किया गया था उनको बिजली दी जाएगी। क्या उनके परिवारों को बिजली मिल रही है? हम एक ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं तो हम बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते? उत्तराखंड का बजट 60,000 करोड़ रुपए है। आप कह रहे हैं पैसा आएगा कहां से? भाई कोई व्यक्ति एक माचिस भी खरीदता है ना तो वो टैक्स पे करता है, और जनता जब टैक्स पे करती है तो उसका अधिकार है कि उसे मूलभूत सुविधाएं मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। ये सारी जनता के पैसे से जनता के लिए काम होता है, वो टैक्स पे कर रही है। और आपकी सरकार करना कुछ नहीं जानती है। नियत अच्छी हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आप तो स्टिंग खोलेंगे, केवल भ्रष्टाचार करेंगे और एक दूसरे के स्टिंग दिखाएंगे कि किसका स्टिंग किससे बड़ा है। शुभकामनाएं हैं संगीता जी आपको। अगर आप इतनी अच्छी नीयत के साथ आपकी पार्टी इस बार चुनावों में जाना चाहती है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहती है तो आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव बहुत ही अब नजदीक हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड प्रदेश में जो सियासत है वो भी जमकर हो रही है और गहमा गहमी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच हरीश रावत ने स्टिंग का शिगुफा छोड़ दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो स्टिंग पर उन्होंने नई बहस छेड़ी है इसका अंत कहां जाकर होता है।